हेलो दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक न्यूज़ जो है आजकल काफ़ी हर न्यूज़पेपर पे दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जजमेंट दी है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, जो फिलहाल खाली ओबीसी रिजर्वेशन में ही देखने को मिलता है, तो उस चीज़ को एसटी और एससी रिजर्वेशन में भी लाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस वीडियो में मैं आपके साथ रिजर्वेशन को लेकर डिस्कस करना चाहूँगा। तो इस वीडियो में हम रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या रही है, इंडिपेंडेंस से पहले हिस्ट्री क्या रही है उसको देखेंगे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना है, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे रिजर्वेशन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन होती है उसके रिलेटेड, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहा है और पार्लियामेंट ने कैसे इस रिजर्वेशन को पूरा टाइम चेंज करता आया है, और इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे, रिजर्वेशन की हिस्ट्री क्या रही है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमें पता है एसटी रिजर्वेशन है, एससी रिजर्वेशन है और ओबीसी की रिजर्वेशन है। तो इन ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। लेकिन इंडिपेंडेंस से जो पहले की बात है, 1947 से पहले, 1947 इंडिया को आज़ादी मिली और उससे पहले जनवरी 26 1950 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, उससे पहले रिजर्वेशन की क्या सिचुएशन थी और ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल रिजर्वेशन कब मांगा गया, किसने मांगा, इन चीज़ों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले 1909 एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, तो फर्स्ट टाइम इंडिया में इस एक्ट ने जो है इलेक्शन जो लाया गया था, इलेक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन जो हम अगर कहें इंडिया में, तो वो इसी एक्ट ने लाया था। और इस एक्ट ने 1909 में रिजर्वेशन दिया था, लाइक फॉर एग्जांपल 1/3 रिजर्वेशन दिया था किसको, मुस्लिम लीग को दिया था एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिस तरह आज हमारे पास पार्लियामेंट है जहाँ पे लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा है, तो उस वक्त 1909 जब था, उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे दिल्ली में एक, या उस वक्त जो एक ही लेजिस्लेचर हुआ करता था, वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और वहां पे मुस्लिम लीग को 1/3 रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, जबकि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन उस वक्त इंडिया में 1/3 नहीं थी, लेकिन तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको 1/3 रिजर्वेशन दी थी। और उसी वक्त जो डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास, जो आज हम जिनको दलित्स कहते हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उस वक्त उनको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। तो उनको भी रिजर्वेशन दी गई थी एट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स लेवल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी ब्रिटिश इंडिया में, वहां पे फर्स्ट टाइम जो है दलित्स को रिजर्वेशन की मतलब रिजर्वेशन दी गई थी। फिर आगे जाके एवोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग, तो जब हम 1909 की बात करते हैं, तब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पेज पे नहीं होते, वो एक अलग डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। फिर आगे जाके 1916 में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही पेज पे आ जाते हैं, एक ही मतलब उनका डिमांड वो एक साथ मिल जाते हैं। तो 1916 में जब हम पढ़ते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, तो वहां पे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं आज़ादी मांगने के लिए। और उसी दौरान उसके बाद आगे जाके जब 1919 एक्ट पास करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसमें भी जो है इंडियंस ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो फिर आगे जाके इंडियंस जो है अपनी सेल्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन या सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं, जिसके चलते आगे जाके फर्स्ट टाइम इंडियंस को जो है ब्रिटिशर्स मतलब एक चैलेंज देते हैं कि आप अपने से कोई कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। और उसी के चलते 1927 में मोतीलाल नेहरू कमिटी जो है वो बनाई जाती है। और ये मोतीलाल नेहरू कमिटी फिर से मुस्लिम्स की एक डिमांड मानती है 1/3 रिजर्वेशन की। तो इस तरह से ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल
मुस्लिम लीग जो है हमेशा रिजर्वेशन की बात करती है, और यहाँ पे अब हम मेन फोकस अब करते हैं डिप्रेस्ड क्लास पे। फिर आगे जाके क्या होता है कि 1929 लाहौर सेशन, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है प्रिसाइड करते हैं, तो लाहौर सेशन में हम पूर्ण स्वराज, पूर्ण पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जिसके चलते बाद में उसी के दौरान फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है इंडिया में। सारे इंडियन कांग्रेस के लीडर्स को जेल में भेजा जाता है, और उसी वक्त फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कोई भी इंडियन नहीं होता है। फिर सारे लीडर्स को फिर 1931 फेब के टाइम पे अराउंड वहां पे उनको रिलीज किया जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड 1932 में जो है 31 दिसंबर अराउंड, तो वहां पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आउटकम में कम्युनल अवार्ड कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है, और ये अनाउंस किया जाता है इन अगस्त 1932। और इसके चलते जो डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लासेस डिप्रेस्ड क्लासेस, तो आज के जो दलित्स हैं या जो शेड्यूल कास्ट है, उस वक्त उनको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, जिनके मेन लीडर कौन हुआ करते थे? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। तो अंबेडकर सर जो है हमेशा ये मानते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको एक सेपरेट एक एंटिटी माना जाए, जिस तरह से मुस्लिम से उस वक्त ब्रिटिशर्स जो है मुस्लिम्स को जो है वो एक अलग कैटेगरी मानते थे, हिंदूज को अलग मानते थे, और इस तरह से जो मुस्लिम्स थे या मोहम्मदन्स थे उनके लिए रिजर्वेशंस देते थे। तो अंबेडकर भी चाहते थे कि उन्हीं की तरह, मुस्लिम्स की तरह डिप्रेस्ड क्लास को भी रिजर्वेशन दिया जाए, और उस डिमांड को फाइनली फुलफिल किया जाता है 1932 में कम्युनल अवार्ड के थ्रू, जहां पे डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट सीट्स दिया जाता है। सेपरेट सीट्स दिया जाता है, मतलब अलग से सीट होंगी उनकी। लेकिन इस बात को लेके गांधी जी बहुत मतलब गुस्सा हो जाते हैं, उनको ये चीज पसंद नहीं होती है। गांधी जी चाहते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास वो एक हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है। जब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्रेस्ड क्लास, ये जो दलित थे, उनको अलग माना गया, तो उस वक्त फिर गांधी जो है वो यरवाड़ा जेल में होते हैं पुणे में, तो वो फास्ट ऑन टू डेथ, मतलब वो एकदम भूख हड़ताल करते हैं कि इस डिसीजन को वापस लिया जाए। और जिसके चलते बाद में अंबेडकर मजबूर हो जाते हैं, और फिर जो है पूना पैक्ट 1932 जो है वो साइन किया जाता है भाई अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी के बिहाफ पे, क्योंकि महात्मा गांधी यरवाड़ा जेल में होते हैं उस वक्त, तो उस उनके बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर जो है पूना पैक्ट साइन करते हैं, जहां पे अंबेडकर साहब जो है वो इस सेपरेट सीट जो डिप्रेस्ड क्लास को दी गई थी उसको त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और फिर विद इन हिंदू सीट्स में रिजर्वेशन की यहाँ पे थोड़ी वो बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। फिर आगे जाके 1935 एक्ट जब आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब 1935 एक्ट आता है तो वो फिर से रिजर्वेशन दे देता है डिप्रेस्ड क्लासेस को। और इस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जो 1935 एक्ट है, वो डिप्रेस्ड जो क्लासेस थे उनको फर्स्ट टाइम नई टर्म से वो डिनोट करते हैं, वो होते शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट, तो जो आज हम शेड्यूल कास्ट पढ़ते हैं वो किन के लिए कहा जाता है? वो दलित्स के लिए कहा जाता है। पहले दलित्स को डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था, फिर 1935 एक्ट ने उनको क्या कहना स्टार्ट किया? एससीस। तो उसके बाद से हम एससी रिजर्वेशन जो आज हम कहते हैं, वो टर्म जो एससी है या शेड्यूल कास्ट है वो 1935 एक्ट ने ली थी। और इसी दौरान जो है कास्ट सेंसस भी हुआ करते थे हर 10 साल के बाद, और लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था। कास्ट सेंसस। और उसके बाद कभी कास्ट सेंसस नहीं हुआ। तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी, कैसे जो है डिप्रेस्ड क्लास या शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट जो है वो हमेशा रिजर्वेशन की बात करते थे, कैसे मुस्लिम लीग जो है वो रिजर्वेशन की बात करी आ रही थी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद जो सिनारियो था वो क्या रहा, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो रिजर्वेशन की जो बात थी वो कैसी हुई, और ये सब चीजें।
फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जब रिजर्वेशन की बात होती है तो इंडिया में दो टाइप की रिजर्वेशन दी जाती थी। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 15(4) में रिजर्वेशन थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कौन से, एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे, और दूसरी जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे, विच आर एडेड बाय गवर्नमेंट, पार्शियली और फुली एडेड बाय गवर्नमेंट, जिनको एड करता हो गवर्नमेंट। और 15(4) के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किन को रिजर्वेशन मिलती थी, तो उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स, इन तीन कैटेगरी को है रिजर्वेशन दी गई थी, किसमें, आर्टिकल 15(4) में, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और दूसरी जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी, वो थी अंडर आर्टिकल 16(4) इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे जो कैटेगरीज थी वो थी, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और यहाँ पे खाली लिखा है टू बैकवर्ड क्लासेस, एससीज एंड एसटीज। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दी थी, और दूसरी जो रिजर्वेशन दी थी वो थी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दी थी, और दूसरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे एडेड बाय द गवर्नमेंट। बाद में इस कैटेगरी को लेके फिर 19 आई थिंक 2005 में पार्लियामेंट ने अमेंड किया इस आर्टिकल को, और एक नया एक सब क्लॉज ऐड कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो रिजर्वेशन थी, उसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड्स बोथ एडेड एज वेल एज नॉन एडेड। तो बोथ एडेड और नॉन एडेड दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो है वो रिजर्वेशन रहेगी, किनको, शेड्यूल सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, एसटीज को, और एससीज को, इस तरह से। तो ये जो ऐड किया था, ये थोड़ी चेंज अमेंडमेंट करी थी बाय द पार्लियामेंट इन 2005, जिसको हम कहते हैं 93rd अमेंडमेंट एक्ट इन 2005। फिर यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू इस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दी थी इन 1967, जिसको हम कहते हैं सीए राजेंद्रन केस, जहाँ पे सीए राजेंद्रन केस केस 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 16(4) में या 15(4) में जो ये रिजर्वेशन की बात हो रही है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, नॉट ए फंडामेंटल राइट, मीन्स कि वो इनेबलिंग प्रोविजंस, दे आर इनेबलिंग प्रोविजंस मीन्स, अब इनको इजी लैंग्वेज में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने यूं यूं कहा कि ये जो रिजर्वेशन की बात कर रहा है 16(4) और 15(4), ये एक गारंटीड रिजर्वेशन नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तक है, वो अगर चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है, वो अगर चाहे तो नहीं दे सकता है। और जब कोई चीज डिस्क्रिशनरी होती है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होती। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन राजेंद्रन केस 1967 में कहा कि जो रिजर्वेशन है एससी एसटी या ओबीसी या सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, दीज आर इनेबलिंग प्रोविजंस, दे आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट। और स्टेट को अगर डेटा है कि इनफ डेटा है कि दिस सोसाइटीज और दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर बैकवर्ड एजुकेशनली और इस तरह से उस तरह से, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन दे सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कल को रिजर्वेशन नहीं दिया तो वहां पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, देयर इज नो रिट ऑफ मैंडेमस, नो रिट ऑफ, तो वहां पे कोई भी रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकता बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स रिजर्वेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट थी with respect to reservation, especially this 16(4) and 15(4). फिर यहाँ पे जो बहुत एक इम्पोर्टेंट जो रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू ओबीसी की बात करते हैं, तो वहां पे फिर जो एंट्री होती है मंडल कमीशन की, मंडल कमीशन। तो यहाँ से एंट्री होती है मंडल कमीशन की, और बहुत सारी चीजें यहाँ से अब आपको समझ आएगी। तो पहले हम देखेंगे मंडल कमीशन क्या था। तो आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि आप जो है कोई कमीशन
जो है बना सकते हैं टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह से पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को। तो इस पावर के चलते प्रेसिडेंट ने 1953 में एक कमीशन बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हेड किए थे काका कालेलकर। काका कालेलकर कालेलकर, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं। तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था प्रेसिडेंट को कि वो कितने सारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर आगे जाके फिर आगे जाके 1977 में अगर आपने देखा होगा, तो फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है। नॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है। तो वो गवर्नमेंट जो है फिर 1979 में मंडल सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट करता है। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर आर्टिकल 340, जिसको हेड करते हैं मंडल, जिसको हम जानते हैं एज ए मंडल कमीशन। तो ये मंडल कमीशन फिर एक ही साल में इन 1980 अपनी रिकमेंडेशन दे देती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी हालत बड़ी खस्ती है, हालत सही नहीं है, ये वो। तो वो इस तरह से उनको बोलती है कि 27% जो है बैकवर्ड क्लासेस को जो है वो रिजर्वेशन दे देनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन देती है कौन? मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहती है कि 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए किनको? बैकवर्ड क्लासेस को। और उससे पहले, जब मंडल कमीशन ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी, उससे पहले इंडिया में सिर्फ एससीज को और एसटीज को जो है रिजर्वेशन थी। इनको 15% थी और इनको 7.5% थी। अब यहाँ पे मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन तो दिया 1980 में कि 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए किनको? बैकवर्ड क्लासेस को भी। लेकिन इन रिकमेंडेशन को मतलब गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ही जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर जाती है। फिर ये रिकमेंडेशन फिर ऐसे ही रहती है कि इनमें कोई एक्शन नहीं लेते थे। फिर आगे जाके फिर 1990 को जब उनकी सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव की, उससे पहले वीपी सिंह की जब सरकार होती है, वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट होती है, तो वो उनकी जो 27% रिजर्वेशन थी मंडल कमीशन की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करता है। जो मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन रिकमेंड करी थी अपनी रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट को फाइनली 10 साल के बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन कुछ इंप्लीमेंट करने से पहले उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है। और ये जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है। जो मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन दी थी ओबीसी को, उस रिपोर्ट को उसको रिकमेंड करता है। लेकिन यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव दो चेंजेस लाता है। एक ये लाता है कि एक क्रीमी लेयर, कि यहाँ पे क्रीमी लेयर होनी चाहिए। क्रीमी लेयर बोलेंगे हम, अभी आपको समझाऊंगा। और दूसरी उन्होंने एक चेंज लाई थी, एक अमेंडमेंट लाई थी इस रिपोर्ट पे, वो थी कि 10% रिजर्वेशन देनी चाहिए किनको? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो ये चेंज दो लाए थे पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इन 1991। अब क्रीमी लेयर की बात करेंगे, तो क्रीमी लेयर हो गया फॉर एग्जांपल जो ओबीसी से अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनमें से जो कोई मतलब अगर ये ओबीसी की अगर हम ये देखें, एक टॉप, ये जो टॉप हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, और ये जो बैकवर्ड है ओबीसी में उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये जो टॉप में आएंगे, जो मान लो रिच क्लास होंगे, जो अभी जो क्रीमी लेयर की जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से अराउंड 8 लाख पर एनम फैमिली इनकम अगर जिनकी होती है, तो वो क्रीमी लेयर में कहलाते हैं। तो उनको रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। तो जो भी क्रीमी लेयर में आएंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, और उनके बावजूद या उससे बाहर जो रहेंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से क्रीमी लेयर का कंसेप्ट पीवी नरसिम्हा राव ने लाया था। और उसी तरह दूसरा एक उन्होंने चीज लाया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये जो क्रीमी लेयर थी वो तो ओबीसी कैटेगरी के लिए थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन ये जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली 10% रिजर्वेशन होनी चाहिए बोल के एक ये कंडीशन भी लाई। लेकिन जब ये दो चीजें पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट ने लाई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिएक्शन किया। फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने
इंदिरा सावनी जजमेंट, इंदिरा सावनी जजमेंट इसको हम कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया, जो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल किया था उसमें जो पहला प्रपोजल था क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट करार दिया कि ठीक है ये वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को, उसको भी वैलिड करार दिया, उसको भी सही करार दिया। और उसमें जो क्रीमी लेयर की बात करी थी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, उस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट करार दिया। लेकिन जो दूसरी बात पीवी नरसिम्हा राव ने लाई थी कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्या करार दिया? इनवैलिड। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जो रिजर्वेशन होगी वो खाली किस बेसिस पे होगी? सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे। अगर ये सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगर होती है कहीं सोसाइटी पे, तो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही जो है रिजर्वेशन दी जाएगी। खाली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो रिजर्वेशन देने के लिए सही ग्राउंड नहीं है। मीन्स कि जब कोई सोसाइटी इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड होगी तो उस बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन खाली इकोनॉमिक बेसिस पे या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे आप किसी सोसाइटी को या किसी सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये दो इम्पोर्टेंट बातें करी सुप्रीम कोर्ट ने इन 1992 इंदिरा साहनी जजमेंट। और विथ रेस्पेक्ट टू ओबीसी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने विथ रिस्पेक्ट टू ओबीसी। जैसे कि उसमें एक बात ये तो कही कि आप 27% रिजर्वेशन दे सकते हो ओबीसी को। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। और उसी के साथ जो क्रीमी लेयर की बात थी उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। ये एक चीज। दूसरी जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस जजमेंट, वो कही इन प्रमोशन रिलेटेड कि क्या प्रमोशन में आप ये दे सकते हो। और दूसरी एक बात, सॉरी यहाँ पे उसके बाद एक पहली बात तो कही कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन जो देने की बात करी थी, मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, वो एक्सेप्ट करी। फिर जो नरसिम्हा राव ने क्रीमी लेयर का जो एक कंसेप्ट लाया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात यहाँ पे करी कि 50% केप। मीन्स कि उसने बोला कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जानी चाहिए। तो ओवरऑल टोटल रिजर्वेशन कितना परसेंट होना चाहिए? 50%, जिसमें 50% जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, 27% हुआ एससी, सॉरी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और जो पहले से 15% था एससी को और 7.5% था एसटी को। तो ये तीनों मिला के मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? 50%। तो 50% का एक केप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रिजर्वेशन पे इन इंदिरा सावनी जजमेंट। तो इस तरह से ये दूसरी बात कही। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही, वो बात कही कि विथ रेस्पेक्ट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन जैसे कि हमने अभी आगे बात करी 16 आर्टिकल क्या बोलता है? वो रिजर्वेशन देता है किनको? बैकवर्ड क्लासेस को, एसटीज को और एससीज को, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट जॉब में। इन तीन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को आर्टिकल 64 रिजर्वेशन की बात करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मीन्स की अपॉइंटमेंट के टाइम पे। फिर उस वक्त जो है एक कन्वेंशन थी कि इनको प्रमोशन में भी इनको रिजर्वेशन मिलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इसको स्टॉप किया जाए, इसको बंद किया जाए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली पहले मेंशन नहीं था कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगी। पहले खाली मेंशन था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होगी बैकवर्ड क्लासेस को, एसटीज को और एससीज को। लेकिन जो प्रमोशन की बात सुप्रीम यहाँ पे आर्टिकल 64 में थी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रमोशन में रिजर्वेशन हो रही है उस चीज को स्टॉप किया जाए। ये तीसरी बात कही। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी जजमेंट में कही, वो की कैरी फॉरवर्ड रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल।
कैरी फॉरवर्ड रूल मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस साल 100 पोस्ट निकले, 100 में से एससी को कितने जाएंगे, 15 पोस्ट जाएंगे किसको, शेड्यूल कास्ट को। अब मान के चलो इस साल 15 में से 10 पोस्ट जो है वो फिल हो गए, 10 पोस्ट फिल हो गए, लेकिन 5 पोस्ट क्या रहे, वेकेंट रहे। तो क्या इन 5 पोस्ट को हम नेक्स्ट ईयर के लिए ले जा सकते हैं? तो उसी चीज को हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड रूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो सही है, वो चलेगा, वो चलता रहेगा, वो लागू रहेगा। लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो 50% मार्क को ब्रीच नहीं करना चाहिए। मीन्स कि मान के चलो अभी 2024 है, 2024 में 100 सीटें निकली, 100 सीटों में से एससी की 15% होगी तो कितने सीटें होगी, 15 सीटें। मान के चलो इस साल खाली 5 सीटें फुल फिल हो गई और 10 सीटें वैकेंट रही, तो कैरी फॉरवर्ड रूल के हिसाब से ये 10 सीटें किस नेक्स्ट ईयर के लिए जानी चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर 2025 में फिर से एज्यूम करते हैं कि 100 सीटें निकली, उसमें से 15 सीटें जानी चाहिए किसको, एससी को। लेकिन ऑलरेडी यहाँ से 10 सीटें आ रही हैं, तो वो 10 भी यहाँ पे ऐड होंगी, तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 15 10 25, 25। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वैकेंट सीटें हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन ये जो है 50% का मार्क जो है, 50% जो केप डाली है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पे, उसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो ये बात एक कही सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन। और एक पांचवी बात जो इम्पोर्टेंट बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कही कि पार्लियामेंट जो है वो एक नेशनल कमीशन बनाए, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये हम अभी 1992 की बात कर रहे हैं। 1992 से पहले, 1992 से पहले जो है एससी नेशनल कमीशन फॉर एससीज एक बॉडी ऑलरेडी थी, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एक ऑलरेडी बॉडी थी जो एससीज और एसटीज के इश्यूज के बारे में देखती थी। तो 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा पार्लियामेंट से कि आप एक नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी भी एक इस्टेब्लिश करें। तो इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट जो है बातें करी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में। तो फिर से हम उनको एक बार देखते हैं। तो पहली तो ये जो क्रीमी लेयर और 10% जो रिजर्वेशन की जो दो अमेंडमेंट लाए थे पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, तो उनको एक इसको वैलिड करार दिया, इसको इनवैलिड करार दिया। और उसके बाद कुछ अलग पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने रखे थे, जैसे कि 50% केप रखा रिजर्वेशन पे, कि आप रिजर्वेशन टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन में जो रिजर्वेशन होती है उसको आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको रोक देना चाहिए। और जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, जो रिजर्वेशन की या जो रिजर्व्ड सीट्स जो इस साल बच गए वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, ये बात कही। उसके बाद एक बात कही कि पार्लियामेंट को नेशनल कमीशन एक ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया जाए, ये चीज। अब इसी पे पार्लियामेंट रिएक्ट करता है। अब यहाँ के बाद यहाँ से आगे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट ने इन पॉइंट्स पे कैसे रिएक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हम इसी पांचवें पॉइंट को ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंदिरा साहनी जजमेंट में कि सुप्रीम पार्लियामेंट जो है एक नेशनल कमीशन बनाना चाहिए। तो फिर पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया। 1993 में पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पास किया, जिसके चलते एक नई बॉडी बनाई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, या इसको आप नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस भी कह सकते हो। तो ये एक नई बॉडी बनाई अंडर एक्ट 1993 एक्ट के चलते। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी बनाई, क्योंकि ये किसी एक्ट, ये जो बॉडी है वो एक एक्ट के अंदर बन रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्टेचुटरी बॉडी। फिर आगे जाके इन 2018 में पार्लियामेंट जो है 102nd अमेंडमेंट एक्ट पास करता है, जिसके चलते ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाता है और नया एक आर्टिकल 338 भी जो है वो एक ऐड करता है। और इस तरह से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो बॉडी है उसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कहा पार्लियामेंट को बनाए, पार्लियामेंट ने 93 में एक्ट पास किया, एक स्टेचुटरी बॉडी बनाई। उसके बाद पार्लियामेंट ने 2018 में 102 एंड 102nd अमेंडमेंट के चलते नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बॉडी बनाई अंडर आर्टिकल 338 बी।
और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो 338 है वो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। 338 ए जो आर्टिकल है वो बात करता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, और इसी तरह 338 बी इसने ये बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह से पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया विद रेस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। इसी तरह जो दूसरी बात यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी में कहा कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलती है उसको रोक दिया जाए, उसको स्टॉप किया जाए। तो इसी पे रिएक्शन करते हुए सुप्रीम पार्लियामेंट ने 1995 में 77th अमेंडमेंट पास किया। 77 अमेंडमेंट पास किया और एक नया आर्टिकल डाला 16(4)(a)। और इस आर्टिकल ने क्या किया, इस आर्टिकल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि जो एससीज हैं और जो एसटीज हैं उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगी इवन इन प्रमोशन। तो पहले जो आर्टिकल 16(4) था वो खाली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटीज इनको रिजर्वेशन होगी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बात करते हैं आर्टिकल 14। फिर सुप्रीम कोर्ट 95 में इंदिरा साहनी जजमेंट के रिएक्शन में 77th अमेंडमेंट पास करता है और ये नया एक आर्टिकल डालता है जिसके चलते एससीज और एसटीज को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रहेगी। तो ये आर्टिकल 14(a) कहता है। और यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं हो रही है, देखो। तो 16(4) पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मींस अपॉइंटमेंट में तो बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन प्रमोशन में बैकवर्ड क्लासेस को कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि प्रमोशन में रिजर्वेशन किस किस को है, एसटीज और एससीज को। और वो कौन सा आर्टिकल बात करते हैं, 4(a), 16(4)(a)। और इस आर्टिकल को कब ऐड किया गया, 95 में विया 77th अमेंडमेंट। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ। और बाद में आगे जाके 2006 में सुप्रीम कोर्ट नागराज केस में, नागाराज केस नागाराज केस में सुप्रीम कोर्ट इस 77 अमेंडमेंट को जो है वैलिड करार देता है। इस 77th अमेंडमेंट जिसने एससीज और एसटीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन लाने की बात की, उस अमेंडमेंट को 2006 में सुप्रीम कोर्ट इन नागराज केस उसको वैलिड करार देता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे पार्लियामेंट रिएक्ट करता है। और तीसरा पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रूल, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी जजमेंट में कहा कि जो सीट बचते हैं रिजर्वेशन के वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन वो 50% कैप ब्रीच नहीं करनी चाहिए। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया इन 2000 में पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया इस पे और 81st अमेंडमेंट पास किया। 81st अमेंडमेंट पास करके एक नया आर्टिकल डाला 16(4)(b) और इसमें इसी फॉरवर्ड रूल को, कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताता है। कैरी फॉरवर्ड रूल, तो इसमें सुप्रीम पार्लियामेंट क्या कहता है, देखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीटें बच गई, रिजर्व सीटें जो बचती हैं वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम के लिए फॉरवर्ड हो सकती हैं, लेकिन टोटल सीटें 50% कैप को वायलेट नहीं करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे पार्लियामेंट रिएक्ट करता है और पार्लियामेंट ये कहता है अमेंडमेंट करके कि जो रिजर्व सीटें बचती हैं, जो फॉरवर्ड होती हैं, वो 50% कैप के नहीं आती है। मींस जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी, नेक्स्ट ईयर 100 सीटों में से 15 एससी के होंगे, तो उसमें ये 10 सीटें इंक्लूड नहीं होंगी। मींस कि जब हम 50% कैप की बात करेंगे तो वो खाली जो उसी साल की सीटें हैं उसकी बात होगी। ये जो ऑलरेडी जो पुराने साल से, पिछले साल से जो ट्रांसफर जो सीटें फॉरवर्ड हुई हैं उनको हम 50% कैप को जब हम मेजर करेंगे तो उसमें हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यही बात करता है पार्लियामेंट इन 81st अमेंडमेंट इन आर्टिकल 14
बी। तो इस तरह से पार्लियामेंट रिएक्ट करता है विद रेस्पेक्ट टू कैरी फॉरवर्ड रूल। और रही बात 50% कैप की, तो 50% कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, मींस कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस पे दो चीजें यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू 50% कैप। एक होता है 1994 में, 1993 में तमिलनाडु जो है एक रिजर्वेशन एक्ट पास करता है, जहां पे वो 69% सीटें जो है वो रिजर्वेशन में दे देता है। ठीक, कितने परसेंट देता है? 67% सीटें रिजर्वेशन में देता है। अब उसी से एक साल पहले 92 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व्ड नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु एक एक्ट पास करता है जहां पे वो 69% सीटें रिजर्व कैटेगरी में डाल देता है। और इसी एक्ट को बचाने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट यहाँ पे एक अमेंडमेंट लाता है, 76th अमेंडमेंट 1994, जिसके चलते पार्लियामेंट जो है इस तमिलनाडु का ये जो रिजर्वेशन का लॉ है उसको जो है 9th शेड्यूल में डाल देता है। 9th शेड्यूल, और जब कोई लॉ 9th शेड्यूल में डाला जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। 9th शेड्यूल में जो भी लॉ ऐड होता है दे आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। और यहाँ पे एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी जजमेंट में क्या कहा कि आप इकोनॉमिक बेसिस पे 10% रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मींस यहाँ पे हमने बात करी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने दो चीजें लाई थी। एक तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया था और एक 10% रिजर्वेशन की बात करी थी, इन एडिशन टू 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी जजमेंट में इस 10% रिजर्वेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस उसको रिजेक्ट किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस खाली जो है वो रिजर्वेशन का ग्राउंड नहीं हो सकती है। मींस कि आप खाली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो इसी चीज को हमने देखा इन 2019, इन 2019 2019 में मोदी गवर्नमेंट जो है वो 10% रिजर्वेशन लाती है। 10% रिजर्वेशन लाती है किसको? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। और इस 10% रिजर्वेशन को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, क्योंकि इंदिरा सानी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खाली इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया जाता है कि कैसे मोदी सरकार ने जो है 10% रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इन 2022 सुप्रीम कोर्ट जो है इन जनहित अभियान केस, जनहित अभियान केस, इसमें जो है इस, और ये अमेंडमेंट को याद रखना है, इसको ये अमेंड है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। अभी आपने नीचे पढ़ लिया 102nd अमेंडमेंट किसके रिलेटेड था? 102nd अमेंडमेंट था 2018, वो था नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था अंडर आर्टिकल 338 बी। तो 103rd अमेंडमेंट में पार्लियामेंट जो है 10% रिजर्वेशन लाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। और इंदिरा सानी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खाली इकोनॉमिक बेसिस पे आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन फिर इस चीज को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन जनहित अभियान केस में 2020 में ये कहा कि ये जो 103rd अमेंडमेंट है ये क्या है? वैलिड है। ये इंदिरा सानी केस या जजमेंट की जो बात थी उसको वायलेट नहीं करता है, तो ये वैलिड है। तो इस तरह से आज के केस में अगर हम देखें तो टोटल रिजर्वेशन इस तरह से है। टोटल रिजर्वेशन अगर हम देखें तो जनरल क्लासेस को अराउंड 50%, उसके बाद जो ओबीसी हैं उनको 27% रिजर्वेशन है। फिर जो एससी हैं उनको 27%, सॉरी उनको 15% रिजर्वेशन है। और जो एसटी हैं उनको 7.5% रिजर्वेशन है। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो हम बात करते हैं
वो इस जनरल में आते हैं। तो इस जनरल में जो भी कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, उसको इस 50% का जो 10% है वो रिजर्व होता है उस केस में। तो आज के टाइम पे इंडिया में रिजर्वेशन कुछ इस तरह से है। और जो क्रीमी लेयर है और ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है, यहाँ पे एक क्रीमी लेयर होती है। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर मीन्स अगर सिंपल भाषा में समझो तो जिस किसी की भी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा हो, तो वो क्रीमी लेयर में कहलाता है। तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, और जो उससे बाहर होंगे उनको रिजर्वेशन होगी। तो फिलहाल क्रीमी लेयर खाली ओबीसी में पाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट है वो ये कहता है कि सेम जो है क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है आप एससी और एसटी में भी लाए। तो स्टेट्स को कहा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि स्टेट्स को बोल रहा है कि आप जो है कुछ ऐसे प्रोविजंस लाएं कि जिसके चलते एससी और एसटी रिजर्वेशन में भी हम क्रीमी लेयर को ला सकें। तो ओवरऑल कंसेप्ट ही है। तो आई होप यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।